हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 2 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम उठाया करते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। रमन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड समेत कई राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की भी नियुक्ति की है। यहाँ से आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अब नियुक्ति तो हो चुकी है, जहां जहां नियुक्तियां हुई हैं वो अब शपथ भी लेंगे। जैसे कि रमन डेका जो हैं इन्होंने भी शपथ ली है। राजस्थान के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उन्होंने भी शपथ ली है। ठीक है, तो बाकी भी शपथ लेते जा रहे हैं। दूसरी न्यूज़ हम कवर करेंगे, कोचिंग सेंटरों के नियमन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति की क्या की गई है, स्थापना की गई है, समिति का गठन किया गया है। अब जैसे हम बात करें ये समिति किस प्रकार से बनी है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या आवश्यकता पड़ी है, ये कोचिंग सेंटरों के नियमन से संबंधित मुद्दे क्यों अब हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले आपने देखा था दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में आईएएस की तैयारी कर रहे जो 3 बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने की वजह से। क्योंकि बेसमेंट वो जैसे जहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे पानी भर गया था। तो इसी वजह से जो बाकी छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं और इसी बात को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कोचिंग सेंटरों के नियमन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति गठित की है। इसके बारे में और भी बातें हम कवर करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है और गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सार्वजनिक ज्ञान के लिए अपनी वेबसाइट पर ये एक आदेश भी जारी कर दिया है इससे संबंधित। ठीक है, अब कोई भी अगर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है और वो चाहता है कि आरएसएस में जुड़ना तो वो जुड़ सकता है। पहले इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता, परंतु अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब इस बात को लेकर और भी क्या है, विरोध भी हो रहा है और हमारे जो जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने भी कहा कि आरएसएस के जो विद्यार्थी हैं, आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, वो हमारे भारत की यात्रा में भाग लेने का पूरा अधिकार रखते हैं। तो सब बातें कवर करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम। रमन डेका स्worn इन एज छत्तीसगढ़ गवर्नर। रमन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। रमन डेका स्worn इन एज छत्तीसगढ़ 10th गवर्नर, छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच
मध्यस्थता करने का इन्होंने अब ये संकल्प लिया है राज्यपाल के रूप में। असम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख भावेश कलिता ने पार्टी नेता रमन डेका को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में चुने जाने पर 30 जुलाई 2024 को असम के गुवाहाटी में पार्टी कार्यालय में बधाई भी दी। और ये जैसे आपको पता है इनके बारे में, ये जो समारोह था वो कहाँ आयोजित किया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में ये राज्यपाल बने हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह जो था वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न किया गया। और इनके बैकग्राउंड की जब बात की जाती है, रमन डेका कौन है, तो ये असम से पूर्व लोकसभा सदस्य रह चुके हैं और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने विश्व भूषण हरिचंदन का स्थान लिया है, जो कि फरवरी 2023 से इस पद पर बने हुए थे। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना है, जब तक ये सत्ता में रहते हैं, जब तक ये इस पद पर रहते हैं, छत्तीसगढ़ के 10वें गवर्नर कौन है, तो नाम लिख देना आप रमन डेका का। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो रमन डेका का नाम आप लिख दीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर ये फोटो देख लीजिए, ये है रमन डेका जो आपको दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की थी, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, इन सब राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए। और साथ में पुडुचेरी के उपराज्यपाल की भी नियुक्ति की गई थी, जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले न्यूज़ में कवर करके बताया भी था। तो राष्ट्रपति भवन की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें जो सारी बातें आपको इसमें देखने को मिली। अब ओम प्रकाश माथुर जो हैं वो सिक्किम के राज्यपाल की भूमिका निभाएंगे। ठीक है ना। और जो पहले सिक्किम के राज्यपाल बने हुए थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, वो अब असम के नए राज्यपाल बनेंगे। ठीक है, और इन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन वो महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। और झारखंड के राज्यपाल जैसे हम बात करें, वहां पर भी नई नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है ना। तो झारखंड के कौन बनेंगे, संतोष गंगवार। और जिष्णु देव वर्मा जो हैं उनको तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान में नियुक्त किया गया है। रमन डेका जिनकी हम बात कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के हो गए। मेघालय में राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है CH विजय शंकर। ठीक है, और मैंने एक नाम बताया था पुडुचेरी का। पुडुचेरी तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो कैलाश नाथ नाम के व्यक्ति हैं, उनको उपराज्यपाल बनाया गया है पुडुचेरी का। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको ऑप्शन में लिख देना है राष्ट्रपति। अब ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसमें मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, जल्दी से बताएंगे। अगर इसमें आपने लिखा होगा ना उपराष्ट्रपति, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री की बात करें, राज्यपाल की बात करें, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, तो इन तीनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है राजीव कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है, भारतीय निर्वाचन आयोग का नाम आपने जरूर सुना है, जिसे हम भारतीय चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। उस भारतीय चुनाव आयोग के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, वर्तमान में राजीव कुमार हैं, और ये राजीव कुमार कौन से नंबर के इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं इस भारतीय निर्वाचन आयोग में। और वर्तमान में जब हम बात करें राजीव कुमार कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने कब ये पदभार ग्रहण किया था? 15 मई 2022 को ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। जब हम बात करें वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, तो पीएम वर्तमान में है हमारे मोदी। तो जैसे हम बात करें ये पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कब नियुक्त किए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है ना, तो उसी समय ये बने थे। इन्होंने पहली बार शपथ कब ग्रहण की थी? 26 मई 2014 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव जब 2019 में हुए, तब इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? 30 मई 2019 को। और अब फिर से 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो फिर इन्होंने तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ कब ली है? तो 9 जून 2024 को शपथ ली है। और अब कौन सी ये चल रही है लोकसभा? तो आप कहेंगे 18वीं लोकसभा अब चल रही है। राज्यपाल जो हैं, राज्यपालों की नियुक्ति जैसे मैंने कि आपको बता ही दिया, राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया। और कुछ में बदलाव किया गया है, यानी कि अदला बदली की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? यही तो है राष्ट्रपति भवन, जिसमें राष्ट्रपति का आवास होता है। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। ये राष्ट्रपति भवन का एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, और ये जो है प्रीवियस फोटो में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक गार्डन। ये गार्डन पहले किस नाम से फेमस हुआ करता था? इसे मुगल गार्डन कहा जाता था। क्या आप बता सकते हैं इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इसे अमृत उद्यान कर दिया गया। ठीक है, इसे अब हम अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। वहां पर यह भी लिखा होगा टेक ए वर्चुअल टूर। यदि आप फिजिकली वहां पर नहीं जा सकते हैं तो आप वर्चुअल टूर के माध्यम से इस राष्ट्रपति भवन की यात्रा कर सकते हैं। बहुत अच्छा विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें आप वहां पर ऑनलाइन देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करने के लिए। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना फॉर्म्स कमेटी टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू रेगुलेशंस ऑफ कोचिंग सेंटर। जो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उनके अंडर में कोचिंग सेंटरों के नियमन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति का कार्य क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, अभी वर्तमान में जब आप देखेंगे तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरियाज में आपको बड़े बड़े कोचिंग सेंटर दिखाई दे जाएंगे। इतनी भीड़ है, व्यवस्था वहां पर ना की मात्रा आपको मिलेगी। जैसे अभी आपने एक केस देखा था, तो वहां बेसमेंट में जल भराव हो गया था। कुछ कमियां भी थी जो बाद में उजागर हुई। ठीक है, खोज करने के बाद। तो अभी तो वो जो कॉर्नर बने हुए हैं उस बेसमेंट के, उनको भी पकड़ा हुआ है, उनको छोड़ा नहीं गया है। तो कुछ कमियां जैसे होती है ना, पूरी की पूरी फिलफिलमेंट क्या होनी चाहिए? इन इन शर्तों पे आपको खरा उतरना है यदि आपको अपनी कोचिंग सेंटर चलानी है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन पर ये कार्य करेगी। और जो एक बेहतरीन सुनियोजित क्षेत्र जो हो सकता है, वहां पर इन कोचिंग सेंटर को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की ये योजना जो है वो तैयार करेगी, अल्पकालिक योजना। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ये समिति कोचिंग संस्थानों को विभिन्न स्थानों से धीरे धीरे नरेला और रोहिणी में एक सुनियोजित क्षेत्र में स्थानांतरित कर देगी। ठीक है, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए ये कार्य करेंगे। दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, अभी वर्तमान में जेल में हैं। लेकिन ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना। यहाँ पर ये फोटो भी आप देख पा रहे होंगे।
कुछ दिन पहले आपने ज़रूर सुना था, ये फोटो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में क्या हुआ था, पानी का भराव हो गया, जिसकी वजह से 3 बच्चों की उसमें मृत्यु हो गई। अधूरा सपना लिए हुए पहले ही इस वो संसार से विदा हो गई। कमियां किस चीज़ की रही, उन कमियों पर जांच किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, है ना। इसी जांच को लेकर आपको पता है हाई कोर्ट पर भी एक याचिका लगाई गई थी, हाई कोर्ट में भी कुछ विद्यार्थियों ने, ठीक है, तो उसका भी जो है वो जवाब देने के लिए तैयार हुए थे हाई कोर्ट के, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमें एक समिति गठित करके दीजिए ताकि ये व्यवस्थित ढंग से इन पर जांच कर सकें। तो जैसे हम बात करें कोचिंग सेंटर को लेकर, जगदीप धनखड़ जो हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति ही हमारे राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्होंने कोचिंग सेंटर के बारे में बताया था कि कोचिंग कल्चर जो है वो एक गैस चैम्बर का रूप ले चुका है, ठीक है। ये 29 जुलाई की बात है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अभी ये जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे थे सेंटर, वहीं पर ये घटना हुई। तो यूपीएससी के बारे में चलो आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी बोल देते हैं, इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो आप ये बताइएगा कि इस यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1 अक्टूबर 1926 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और कौन सा कमीशन था जिसकी सिफारिशों पर इसकी स्थापना हुई थी, तो आपने जरूर नाम सुना होगा ली कमीशन का। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पे इस यूपीएससी की स्थापना हुई थी, इस आयोग की स्थापना हुई। जब आपसे पूछा जाए कि इस यूपीएससी का यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में ये क्या है, बना हुआ है। अभी कल ही मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, शायद आपने देखी भी हो और नहीं देखी है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। इस यूपीएससी के अब एक नए अध्यक्ष को चुन लिया गया है, जिनका नाम है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन एक आईएएस अधिकारी हैं और ये पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। जब इस आयोग की स्थापना हुई थी तो उस शुरुआत की समय की जब हम बात करते हैं, तो शुरुआत में इसके एक तो अध्यक्ष थे और इनके अलावा 3 सदस्य इसमें और थे, ठीक है। और शुरुआती दौर के इसमें पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नाम आपको पता होना चाहिए, सर रॉस बार्कर। सर रॉस बार्कर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें ये किस प्रकार के, जैसे हम बात करें रोस सोरबारकर के बारे में, ये जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम की गृह सिविल सेवा के सदस्य भी रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन उनके उनके उत्तराधिकारियों द्वारा मॉडल पर और परंपराओं के अनुसार सिविल सर्विस कमीशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया था। एक आपको और अधिनियम का नाम बताता हूं, इससे थोड़ी आपको और चीजें कवर होंगी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। भारत सरकार अधिनियम जब 1935 लागू हुआ, 1935 लागू होने के बाद इस आयोग को क्या नाम दिया गया था, इसे हम संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जानने लगे। संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से इसे जाना जाने लगा। संघीय लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में क्या बोलते थे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर ऐसा हुआ कि दिल्ली में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
उसके बाद से भारत में सिविल सेवा परीक्षा सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई, और फिर दिल्ली में शुरुआत हुई थी इसकी। तो ये पॉइंट आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री में ये चीज़ें कवर भी की होंगी। और जब हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ। तो गणतंत्र भारत जैसे ही बना, उसी संविधान के लागू होने के बाद इस संघीय लोक सेवा आयोग को क्या कहने लगे? इसे हम कहने लगे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। और इंग्लिश में भी इसे हम क्या कहने लगे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले 1935 अधिनियम के तहत इसे क्या नाम दिया गया था? संघीय लोक सेवा आयोग। इंग्लिश में इसे कहते थे हम उस समय फेडरल नाम से, है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन संविधान लागू होने के बाद इसका नाम बदल दिया गया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 में जो है ना, वो इस अध्यक्षता की बात हो रही है, ठीक है। तो 378 के खंड 1 के तहत ये प्रावधान है। सिंपल सादे शब्दों में कहें तो इसी अनुच्छेद के आधार पे संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बने। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर हमारे पहले भारतीय थे जो 1863 में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बने, जो कि एक लेखक थे, एक बेहतरीन समाज सुधारक थे, एक अच्छे कवि भी थे, ठीक है ना। तो यूपीएससी में आपको पता है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कौन कौन सी उन्हें सेवाएं मिल सकती हैं? आईएएस बन सकते हैं वो, आईएफएस बन सकते हैं, या फिर आईपीएस बन सकते हैं, ठीक है। प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, या फिर पुलिस सेवा, किसी में भी जा सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। MHADOPT displays RSS order on websites for public knowledge। अभी जो एक नया आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जिसे हम गृह मंत्रालय कह देते हैं। तो गृह मंत्रालय और इनके साथ में जो है, इन्होंने ये बोला है कि अब आरएसएस पर इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। पहले इस बात का प्रतिबंध था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ये चाहता है कि वो आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक है। और ये गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपनी वेबसाइट पर आदेश भी दे दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसके बारे में आपको बताएंगे किस प्रकार से इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से बनता है, ठीक है। वो एक पूरी क्रम समझ लेंगे। 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इन तीनों क्वेश्चंस को समझते समझते आपको ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको पता है अभी गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, चलो पॉइंट। अभी आरएसएस को लेकर एक बयान और दिया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, और आपको पता है उपराष्ट्रपति ही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इन्होंने आरएसएस के बारे में ये कहा है कि आरएसएस को विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा अधिकार है। इन्होंने ये बात क्यों कही? क्योंकि एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं रामजीलाल सुमन, उन्होंने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनआईए, एनआईए और आरएसएस के बीच में उन्होंने संबंध बताते हुए एक सुनाया था, ठीक है। कुछ बातें कही, कुछ टिप्पणी की, उन्हीं के विरोध में इन्होंने ये बात कही जगदीप धनखड़ ने कि आरएसएस जो है उसे भी, यानी कि आरएसएस के जो लोग हैं उनको भी भारत की विकास यात्रा में हिस्सा लेने का पूर्ण अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये इन्होंने एक बातें कही है, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा आपको ले चलते हैं आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान में सत्ता में बनी हुई है गठबंधन के रूप में, ठीक है। पहले चलो चलते हैं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानने के लिए। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम क्या कहते हैं, आरएसएस के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। जब हम बात करें किस दिन हुई थी, तो उस दिन दशहरा था। दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। और करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है डॉक्टर केशवराम बलीराव हेडगेवार। ठीक है, तो ये जो थे, इन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आपको कवर हो गया। उसके बाद में इसमें ये पहले सरसंघ चालक माने जाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। एक एमबीबीएस डॉक्टर थे ये। उसके बाद में कई सरसंघ चालक हुए दूसरे जो थे। चलो पहले ही इनके बारे में बता देते हैं। पहले सरसंघ चालक जो इसके संस्थापक भी रहे, दूसरे सरसंघ चालक जो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका नाम था माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। तीसरे जो इसमें सरसंघ चालक हुए, मधुकर दत्तात्रेय देवरस। चौथे जो थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह तोमर। पांचवें जो थे उनका नाम था कुपाहाली सीतारमैया सुदर्शन। और छठे नंबर के जो हैं वर्तमान में अभी सरसंघ चालक बने हुए हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत। ठीक है, इनको मार्च 2009 में आरएसएस का सरसंघ चालक बनाया गया था, जो अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी आरएसएस के बारे में मैंने आपको बता दी है, एक मोटा मोटा ब्यौरा। अब चलते हैं, इसी आरएसएस की बदौलत जनसंघ की स्थापना की गई थी, अगर आपको ध्यान में हो। ये हैं डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार, जिन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी आरएसएस की दशहरे के दिन 1925 में। ये शुरुआती दौर के कार्यकर्ता हैं जो इसमें सहयोगी रहे थे। अब मैंने एक नाम लिया था इसमें गुरुजी का, जो कि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक हुए। ठीक है, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। उन्हीं गुरुजी के, मतलब आप कह सकते हैं कि विचारों से बातचीत करते हुए इनके साथ में इन्होंने सारी बातें कवर की, इन्होंने रणनीति भी बनवाई साथ में मिलकर। और ये हैं कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, ये संस्थापक माने जाते हैं जनसंघ पार्टी के। तो सबसे पहले आप ये बताइए, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी, ये पॉइंट आपको बताना है। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई? अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 21 अक्टूबर 1951, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ये फोटो देख लीजिए, आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक से सलाह मशवरा किया, रणनीति बनाई, और बनाने के बाद में इस पार्टी की स्थापना की थी। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रखा गया था? भगवा झंडा इन्होंने अपने एक ध्वज के रूप में रखा। ठीक है, चुनाव चिन्ह वैसे इनका क्या था? दीपक इनका चुनाव चिन्ह था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कवर हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि इन्होंने जनसंघ की स्थापना की? हालांकि जनसंघ पार्टी की स्थापना के पीछे दो कारण माने जाते हैं जो मुख्यतः हैं। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, आपको पता है। उनकी हत्या के बाद में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और नेहरू लियाकत समझौता भी हुआ था 1950 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय केंद्रीय उद्योग मंत्री थे। उन्होंने फिर क्या किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल से 19 अप्रैल 1950 को क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद वो गुरुजी से मिले और गठन की रणनीति तैयार करते हुए इन्होंने जनसंघ की स्थापना भी कर दी। फिर आपको पता है 1951-52 में लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे। पहले इन आम चुनावों में जो लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को, उस पहली लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए जीवी मावलंकर। ये जो लोकसभा के चुनाव थे, इन लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने भी पार्टिसिपेट किया था। इनके 3 कैंडिडेट जीत कर आए थे। हालांकि इन्होंने कई सीटों पर चुनाव लड़े थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 94 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा था, लेकिन जीतकर कितने आए? 3 ही जीतकर आए थे।
और वो 3 सीटें कहाँ की थी? 2 तो थी पश्चिम बंगाल की और एक थी राजस्थान की चित्तौड़ सीट। पश्चिम बंगाल की एक सीट से ये खुद थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक सीट से दुर्गाचरण बनर्जी थे और राजस्थान की चित्तौड़गढ़ सीट से उमा शंकर त्रिवेदी थे। तो जनसंघ के जो मुद्दे हैं उनको जब आप समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से इसका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ बनता है। जनसंघ के मुद्दे में जैसे कुछ मुख्य मुद्दों की बात करें तो देश में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू करना। समान नागरिक संहिता ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। समान नागरिक संहिता हमारे भारत में लागू नहीं हो पाई है, ठीक है। लेकिन गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध ये भी क्या था? ये भी एक मुद्दा था जनसंघ का, ठीक है ना। पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए, ये भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। एक इनका मुख्य मुद्दा ये भी था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो है वो हटा दी जाए, यानी कि वहां पर भी हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा वो भी लहराना चाहिए। जो हमारा संविधान बाकी राज्यों में लागू होता है तो वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। तो ये सपना, ये मुद्दा था जनसंघ का जिसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया था, ठीक है। तो वो कड़ी है, वो समझाएंगे आपको। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, फिर समय धीरे धीरे बदला। इनके पास तो सीटें ज़्यादा थी नहीं उस समय। राजनीति में कब्जा किसका था? आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कांग्रेस की तरफ से करते करते यहाँ फिर कौन आते चले गए? फिर आपको पता है इंदिरा गांधी की सत्ता शुरू हुई। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप, यहाँ बाद में एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। इमरजेंसी के बारे में तो आपने शायद सुना भी होगा। इमरजेंसी कब से कब तक चली? तो 25 जून 1975 को इसकी घोषणा की गई थी और ये 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी लागू रही। अब जो विपक्षी पार्टी के नेता थे उनका मानना था कि इमरजेंसी की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इमरजेंसी को लागू किया गया। लेकिन सभी चाहते थे कि इंदिरा गांधी को अभी आगे और नहीं बढ़ने देना है। इसी वजह से सभी जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने साथ में आने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को हराना है चाहे किसी भी हालत में। उसी समय जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, आम चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई और विपक्षी दलों ने अपने मतभेदों को भुलाकर इंदिरा गांधी को परास्त करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था? फिर जनता पार्टी की स्थापना हुई, जनता पार्टी। और इस जनता पार्टी के अंतर्गत कई धड़े आपस में आकर मिल गए थे। जैसे मोरारजी देसाई की बात करें, चौधरी चरण सिंह और राजनारायण जो कि लोकदल के थे वो भी इस जनता पार्टी के झंडे के नीचे आ गए। बाबू जगजीवन राम और जनसंघ जिनकी हम बात कर रहे थे उनके भी नेता जो हैं वो भी इसमें आकर सम्मिलित हो गए। जनता पार्टी का जो गठन था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जेपी नारायण, जिनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कई धड़े आकर मिल गए। जब आपसे पूछा जाए कि जनता पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी तो आपको लिख देना है इसमें जयप्रकाश नारायण का नाम। 23 जनवरी 1977 की बात है ये। तो जनता पार्टी की जैसे सरकार बनी, सरकार भी बन गई। सरकार बनी तो इन्होंने फिर पीएम किसको चुना? यानी कि इस पार्टी ने अपना जो रोल मॉडल था वो मोरारजी देसाई को चुना। तो मोरारजी देसाई की अगुवाई में केंद्र में जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी, इसमें जो जनसंघ से आए हुए नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको विदेश मंत्री बना दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया गया। करते करते फिर क्या हुआ था? इस जनता पार्टी में टकरार शुरू होने लगी। ये भूल गए थे कि हम कांग्रेस के विरोध में सभी एकजुट हुए थे। लेकिन वही बात है, अब इनको जीत मिल गई है तो आपस में टकराव होना शुरू हो गया, क्योंकि अलग अलग पार्टियां यहां पर इकट्ठी हुई थी। 1978 की बात है, एक समाजवादी नेता थे मधु लिम्मे, उन्होंने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि जो भी कैंडिडेट, जो भी नेता जनसंघ से आए हुए हैं और इस जनता पार्टी में सम्मिलित हैं तो वो या तो आरएसएस के सदस्यता को त्याग दें या फिर यहां से वो अपने इस सदस्यता को त्याग दें। यानी कि दो सदस्यता वो नहीं ग्रहण कर सकते। और उस समय आपको पता है, मैंने अभी नाम बताया था आपको, अटल बिहारी वाजपेयी
और लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम इस आरएसएस की सदस्यता को नहीं त्यागेंगे। अब नहीं त्यागेंगे तो फिर ये विरोध हो गया। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम ठीक है, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। वो फिर अलग हो गए। उन्होंने फिर क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने से पहले ही इसमें क्या हो गया, मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया था। और मोरारजी देसाई इस्तीफा दे, उसके बाद में फिर क्या हुआ, नए पीएम किसको बनाया जाए। तो नए पीएम कौन बने, फिर आपको पता होना चाहिए। इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम आता है। चौधरी चरण सिंह जो कभी भी संसद भवन में नहीं गए थे। और ये पीएम किसकी बदौलत बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता से ये प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ये रहे थे। ठीक है। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया ये जनता पार्टी का प्रयोग बिल्कुल विफल हो गया था। अब इसका भी क्या है, बंटवारा हो गया। और जो कैंडिडेट जनसंघ से आए हुए थे, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बीजेपी की स्थापना की। और बीजेपी की स्थापना कब की गई थी, 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। और मेन व्यक्ति कौन थे इसकी स्थापना के पीछे, अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ही इसके फिर क्या बने थे, इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष बने। उसके बाद में दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी तो बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के क्या रहे थे, अध्यक्ष रूप रह चुके हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में भारत रत्न दिया गया। हमारे जो भारतीय राष्ट्रपति हैं, इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। आपने वो सोशल मीडिया पे फोटोज भी देखी होंगी, उस पर ट्रोलिंग भी हुई थी कि राष्ट्रपति जो है वो खड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री जो है वो बैठे हुए हैं, है ना। तो उसके प्रोटोकॉल्स के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हो गई। और फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी, जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तो इसमें कितने सांसद बने थे, इसमें 2 सांसद बने। जनसंघ की स्थापना हुई उस समय कितने बने थे, 3। और भारतीय जनता पार्टी की 2 सांसद बने, यानी कि इनकी संख्या में एक कमी आ गई। ठीक है। तो 2 कौन कौन से थे, एक तो गुजरात से थे, मेहसाणा सीट से। ठीक है। और एक आंध्र प्रदेश की हनमकोडा सीट थी, वहां से थे। तो अब करते करते फिर आपको पता है 2014 में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण की थी 26 मई 2014 को। उसके बाद में 2019 में भी एनडीए की सरकार बनी। एनडीए एक गठबंधन है जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कह देते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका भारतीय जनता पार्टी की होती है। अभी 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी एनडीए की सरकार बनी है और बीजेपी को 240 के आसपास में सीटें आई। ठीक है। तो 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। ठीक है। तो ये पॉइंट जो हैं वो जुड़े हुए हैं सभी। अभी इसी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर जो प्रतिबंध लगा था वो हटाया है। कहने का भाव आप समझ पा रहे होंगे ना कि किस प्रकार से इनकी कड़ी आरएसएस के साथ में जुड़ी हुई है। तो आरएसएस की आप कह सकते हैं एक राजनीतिक विंग है ये। ठीक है। तो आरएसएस में अब सरकारी कर्मचारी भी जा सकते हैं, वो वहां पर सदस्यता लें, कार्यक्रम में हिस्सा लें, तो इस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। कांग्रेस के समय में ये रोक टोक थी। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलिए, अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एडुरोही 24। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, एटसेट्रा। ठीक है। तो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। बने रहिए हमारे साथ, एडुरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।